हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से मैं आपके सामने क्लासें लेकर आई हूँ। तो हम क्या है, लैब असिस्टेंट 2023 की प्रिपरेशन जो भी कैंडिडेट कर रहे हैं उसकी तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम जीके वाले पोर्शन को कवर करेंगे। उसमें भी मैं सबसे पहले आपको हिस्ट्री की हिस्ट्री कवर करवाऊंगी। उसके बाद फिर हम आगे के टॉपिक करेंगे। ये मेरी क्लास देखने के बाद आपके एग्जाम में इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। आप मेरे पे बिलीव रखिए और पढ़ते रहिए। जो भी करवाऊँ उसका रिवाइज ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम हिस्ट्री की बेसिक जानकारी सबसे पहले हम देख लेते हैं। हिस्ट्री यानी इतिहास, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति प्लस है प्लस आस। इति का अर्थ होता है ऐसा, है का अर्थ है निश्चित रूप से, और आस था यानी कि ऐसा निश्चित रूप से था जो पुरानी घटनाएं पहले हो चुकी है उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है? हिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। हिस्ट्री शब्द जो है, याद रखना, कौन सी भाषा का है? इंग्लिश भाषा का है। हिस्ट्री शब्द कौन सी भाषा का है? इंग्लिश भाषा का है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? हिस्टोरिया नामक शब्द से हुई है। किससे हुई है? हिस्टोरिया नामक शब्द से हुई है, जो एक ग्रीक भाषा का वर्ड है। हिस्टोरिया कौन सी भाषा का वर्ड है? ग्रीक भाषा का वर्ड है, जिसका अर्थ है शोध से प्राप्त ज्ञान। शोध यानी खोज से प्राप्त ज्ञान। हम जो पीछे जो बस्ती थी, यानी कि पीछे जो लोग किस तरह से रहते थे, उनके बारे में हम अब इसकी अध्ययन कर रहे हैं, यानी उसका खोज करके, शोध करके हम अध्ययन कर रहे हैं। वो शब्द क्या है? हिस्टोरिया, ठीक है। फिर देखिए, हिस्टोरीज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? हेरोडोट्स के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? हेरोडोट्स। ये इतिहास का जनक, विश्व के इतिहास का जनक कौन माना जाता है? हेरोडोट्स। और इन्होंने सबसे पहले हिस्टोरीज जो शब्द का प्रयोग किया था वो कौन सी पुस्तक के अंदर? हिस्टोरिका नामक इसकी पुस्तक है। इसके अंतर्गत इन्होंने हिस्टोरीज का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है। फिर देखिए, भारत में इतिहास का जनक कौन है? वेदव्यास है। यानी विश्व में इतिहास का जनक कौन है? विश्व में हेरोडोट्स, और आपके भारत में वेदव्यास। और यदि राजस्थान का पूछे, राजस्थान में इतिहास का जनक कौन है? कर्नल जेम्स टोड, जिसको घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। घोड़े वाला बाबा, जिसको क्या कहा जाता है? घोड़े वाला बाबा कहा जाता है, ठीक है। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसके अंतर्गत किया गया है? किसके अंतर्गत? अर्थवेद के अंतर्गत किया गया है। कौन से? अर्थवेद के अंतर्गत किया गया है। ये तो हिस्टोरीज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जिन्होंने हेरोडोट्स ने किया था, ठीक है। लेकिन ये किस वेद के अंतर्गत किया गया है? इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख तो अर्थवेद के अंतर्गत किया गया है। तो ये तो थी हिस्ट्री की एक बेसिक जानकारी। अब हम उसका रेगुलर हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हिस्ट्री के काल, यानी कि हिस्ट्री को हम कितने प्रकार से इसका अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, इतिहास का हम जो अध्ययन करते हैं, यानी कि पीछे की जो जानकारी हम लेते हैं, वो कितने कालखंडों के अंतर्गत है। तो देखिए, सबसे पहले आता है प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल। उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। और उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, ठीक है।
यानी कि इतिहास को हम जब अध्ययन करते हैं तो कितने कालखंडों में बांटकर अध्ययन करते हैं, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं देखूंगी। जैसे ही मैं फ्लो चार्ट बना रही हूँ वैसे ही आप अपने नोट्स के अंदर फ्लो चार्ट बनाइए, जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। किस तरह से, देखिए हम 2 टॉपिक पे बात करेंगे इसके अंतर्गत। एक तो पुरातात्विक अवशेष, पुरातात्विक अवशेष, और दूसरा है कि लिखित प्रमाण, लिखित प्रमाण। ठीक है, यानी कि प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इन तीनों को हम 2 टॉपिक के अंदर यानी 2 पॉइंटों में हम याद करेंगे। कैसे करेंगे और यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए पुरातात्विक अवशेष यानी कि कुछ न कुछ अवशेष प्राप्त होना। जैसे हम पढ़ते हैं कालीबंगा सभ्यता है, वहाँ से चूल्हे जैसे जुते हुए हल के प्रमाण मिले, वो क्या है, अवशेष है, पुरातात्विक अवशेष। तो बताइए कि प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल में अवशेष किस किस के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। तो इन तीनों के अंदर पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मैं लिख देती हूँ कि तीनों के अंतर्गत क्या है, पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यानी प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीनों में पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए। तो क्या लिखित प्रमाण भी तीनों के अंतर्गत हुए? नहीं, यानी लिखित प्रमाण प्राग ऐतिहासिक काल का है, इसका तो लिखित प्रमाण है ही नहीं, यानी इसका लिखित प्रमाण नहीं है, या हम कह सकते हैं प्राप्त नहीं है। लिखित प्रमाण क्या है, प्राप्त नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल का लिखित प्रमाण तो है, लिखित प्रमाण तो है, लेकिन क्या है, लेकिन अपठनीय है, अपठनीय, यानी जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है। लिखा हुआ प्रमाण तो मिल जाएगा लेकिन जिसको पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, किसका, आद्य ऐतिहासिक काल का। अब देखिए ऐतिहासिक काल का, ऐतिहासिक काल का प्रमाण प्राप्त है, लिखित प्रमाण प्राप्त है, और कैसा है, पठनीय भी है, पठनीय है, यानी लिखा हुआ प्रमाण मिला है और जिसको हम पढ़ भी सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब ऐसे क्वेश्चन बना दिया कि आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लिखित प्रमाण प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए। तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन क्या है, अपठनीय हैं। या कथन वाले जो कथन वाले क्वेश्चन आते हैं उसके अंतर्गत दे देंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल के प्रमाण प्राप्त है और पठनीय हैं, पठनीय हैं, यानी ये तो गलत हो गया क्योंकि अपठनीय हैं, पठनीय नहीं है, हम पढ़ नहीं सकते हैं, अपठनीय है। इसी तरह से इसका एक पॉइंट बना दिया, इसी तरह से इसका भी एक पॉइंट बना देगा। इस तरह से आपको क्या है, सत्य असत्य कथन वाले में दे सकता है। ठीक है, तो ये तो था इसका इतिहास का बेसिक जानकारी। अब हम इसके देख लेते हैं कि इन कालों के अंतर्गत कौन कौन सी सभ्यता की खोज हुई। तो देखिए प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है पाषाण काल। कौन सा, पाषाण काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत 2 सभ्यताओं की खोज हुई है। एक है आपकी सिंधु सभ्यता और एक आपकी क्या है, सिंधु सभ्यता, और दूसरी है आपकी वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन सी सभ्यता, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता आएगी। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या आएगा, पाषाण काल आएगा, पाषाण काल। ठीक है, अब ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन से आएंगे, महाजनपद काल, महाजनपद काल। जैसे आप पढ़ते हो ना, राजस्थान में मत्स्य जनपद था, कुरु जनपद था, उन काल कर्मों की जानकारी है वो किसके अंतर्गत आती है, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। जो हम सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता जिसमें कालीबंगा सभ्यता भी सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आती है। सिंधु सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, ये सभ्यता किसके अंतर्गत आती है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। इसका क्रम भी इसी तरह से याद करना। कैसे, सबसे पहले सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी, उसके बाद वैदिक सभ्यता और फिर महाजनपद काल। यहाँ से भी क्वेश्चन बना के दे सकता है कि जैसे सिंधु सभ्यता और महाजनपद काल के बीच की सभ्यता कौन सी है, कौन सी है, वैदिक सभ्यता है। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, तो अब हम देखते हैं कि जो पाषाण काल है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। पाषाण काल हमने कहाँ देखा था, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत देखा था कि पाषाण काल जो है वो जो हम अध्ययन करते हैं कौन से कालखंड के अंतर्गत आता है, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखिए पाषाण काल जो है, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल कह दो या नव पाषाण काल भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, यानी पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका उत्तर या नव पाषाण काल। ठीक है, तो इसके अंतर्गत किन चीज़ों की खोज हुई, तो देखिए यहाँ पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जो है शिकार करते थे। ठीक है, शिकार करते थे और उसके बाद में आग की खोज भी इसी काल के अंतर्गत हुई थी। अब ऐसे पूछ ले कि आग की खोज कौन से कालखंड के अंतर्गत हुई थी, तो कौन से, पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हुई थी, या प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल या आपको ऐतिहासिक काल, इन तीनों के अंदर पूछे तो कौन सा बताओगे आप, किसको बताओगे, प्राग ऐतिहासिक काल को बताओगे। क्यों हम पाषाण काल, पूरा का पूरा पाषाण काल है वो कौन सा है, प्राग ऐतिहासिक काल है। ठीक है, देखिए शिकार है, आग है, इसमें होमोसेपियंस, मानव की जो जाति है होमोसेपियंस, ये भी इसी कालखंड का है। ठीक है, अब देखिए मध्य पाषाण काल के अंतर्गत क्या आता है, पशुपालन। देखो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जो मानव जाति है वो क्या है, पशुपालन नहीं करती थी, न ही कृषि पर आधारित थी। लेकिन मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आते आते ये पशुपालन करने लग गए और साथ में क्या, कृषि करने लग गए। और पहिए का जो आविष्कार हुआ है वो नव पाषाण काल के अंतर्गत हुआ है, पहिए का आविष्कार। ठीक है, याद रखना ये पहिए का आविष्कार किस काल के अंतर्गत हुआ है, नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, कितने पाषाण काल को कितने भागों में बांटा है, पूरा पाषाण काल और आपका मध्य पाषाण काल और कौन से, उत्तर पाषाण या नव पाषाण काल के अंतर्गत। इसमें शिकार आ गया, आग, होमोसेपियंस, मानव जाति का उद्भव कहाँ से हुआ था, पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हुआ था, यानी शिकार करना भी यही इसी काल के अंतर्गत सीखा था, आग का आविष्कार भी यहीं से किया था, होमोसेपियंस जाति का उद्भव भी इसी कालखंड से हुआ था। फिर हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल के अंतर्गत क्या है, होमोसेपियंस जाति यानी मानव जाति क्या है, पशुपालन करने लग गई थी और क्या करने लग गई थी, कृषि भी करने लग गई थी। और उत्तर या नव पाषाण काल के अंतर्गत पहिए का आविष्कार हो गया था। ठीक है, ये है पाषाण काल। अब हम देखते हैं कि धातु युग, धातु युग का हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कौन कौन सी सभ्यता उसके अंतर्गत आई है। धातु युग, ताम्र युग, कांस्य युग, ताम्र युग के अंतर्गत गणेश्वर सभ्यता हम पढ़े जाते हैं। गणेश्वर सभ्यता जो है वो कौन से युग की है, वो आपके ताम्र युग की है, या ताम्र युगीन सभ्यता किसे कहते हैं, किसको, गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। कांस्य युग आती है कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, लोह युग, ये आती है विराट सभ्यता, विराट सभ्यता। अब आता है एक ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग इसका एग्जाम्पल है आहड़ सभ्यता। तो देखिए ये है धातु युग,
यानी धातुओं की खोज किस किस काल के अंतर्गत हुई है, उसी के आधार पे इनको क्या है 4 युगों में बांट दिया गया है। कौन सा? ताम्र युग, कांस्य युग, ताम्र युग गणेश्वर सभ्यता, यानी जो गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता हम पढ़ते हैं जब गणेश्वर सभ्यता की मतलब विद्यमान थी उस टाइम क्या है धातु कौन सी प्रचलित थी? तांबा, यानी ताम्र युगीन सभ्यता, इसीलिए इसको बोला जाता है। यानी कि जो भी उपकरण हुआ करते थे वो उपकरण किसके बने होते थे? तांबे के बने होते थे। ताम्र युगीन सभ्यता कहलाती है। कांस्य युगीन कालीबंगा सभ्यता, यानी कांसा के बर्तन, जैसे हम कांसा बोलते हैं ना, कांसा के बर्तन वगैरह, उसके उपकरण वगैरह, कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता के अंदर उपयोग लिए जाते थे। ठीक है। लोह युगीन सभ्यता, लोह किसमें? बेराट सभ्यता के अंतर्गत उपयोग में आता था। ठीक है। ताम्र पाषाण, यानी तांबा और पत्थर, यानी पाषाण किसको कहा जाता है? पत्थर को, दोनों को मिलाकर जो औजार तथा उपकरण बनाए जाते थे वो कौन सी? आहड़ सभ्यता के अंतर्गत थे। तो ये तो हमने इतिहास की जो बेसिक जानकारी ली है। अब हम एक एक करके सभ्यता को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आगे के जो टॉपिक है वो कवर करते जाएंगे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता। हम देखते हैं कौन सी सभ्यता से शुरुआत करते हैं? कालीबंगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कालीबंगा का अर्थ क्या है। इसका है, ये सिंधी भाषा का है। ये शब्द कौन सी भाषा का है? सिंधी भाषा का है। पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कालीबंगा जो नाम है वो कौन सी भाषा का है, तो कौन सी भाषा का है? सिंधी भाषा का है। तो इसका अर्थ क्या है? कालीबंगा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ। ठीक है। इसका ये नहीं कि यहाँ से बहुत सारी काले रंग की चूड़ियाँ मिली है, इसका अर्थ है कालीबंगा का काली चूड़ियाँ। ठीक है। कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का है। अब हम देखते हैं इसकी स्थिति, यानी ये कहाँ है? ये हनुमानगढ़ जिले में कहाँ? कालीबंगा में। इसी के आधार पे इसका क्या नाम पड़ा? कालीबंगा में। अब हम देखें हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा एक गांव है, वहाँ ये कालीबंगा सभ्यता है। ठीक है। तो देखिए हम देखते हैं कि हनुमानगढ़, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेंगे कि कहाँ है हनुमानगढ़, ये तो सभी बता देंगे, लेकिन कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो देखिए। ये है हनुमानगढ़, ये हनुमानगढ़ का जिला मुख्यालय। इस जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में क्या है? कालीबंगा सभ्यता है। अब पूछेंगे कैसे कि निम्न में से कालीबंगा सभ्यता पाई जाती है? हनुमानगढ़ के जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में, या दक्षिण पूर्व में, या उत्तर पूर्व में, इस तरह से ऑप्शन देंगे, लेकिन आपको कौन सा सही करना है? दक्षिण पश्चिम में। अब पूछ ले कि कालीबंगा के खेत जो है वो खेत कहाँ है? वो है दक्षिण पूर्व में। वो कहाँ है? दक्षिण पूर्व में। यानी कालीबंगा जो सभ्यता है वो जिला मुख्यालय के कहाँ? दक्षिण पश्चिम में है, और इनके खेत जो मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? दक्षिण पूर्व में मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो इसकी जानकारी है, जानकारी किसने दी? जानकारी मतलब कि कालीबंगा जो सभ्यता है उसकी पहचान सबसे पहले किसके द्वारा की गई कि यहाँ कोई सभ्यता थी, इस तरह का कहने वाला एक व्यक्ति है LP टेसीटोरी। ठीक है। आपको इसी तरह से पॉइंट टू पॉइंट आपके नोट्स बनाने हैं, इसी तरह से लिखने हैं। जैसे कालीबंगा ये कौन सी भाषा से लिया गया है? सिंधी भाषा से, जिसका अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ या काले रंग की चूड़ियाँ। स्थिति कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर है एक कालीबंगा का, वहाँ है। और यदि जिले मुख्यालय से इसकी स्थिति पूछे तो जिला मुख्यालय से ये दक्षिण पश्चिम में है, इसके खेत जो है वो कहाँ है? दक्षिण पूर्व के अंदर है। इसकी जानकारी देने वाला पहला व्यक्ति कौन था? LP टेसीटोरी था। ठीक है। अब हम इस आगे का पॉइंट देखते हैं कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई। यानी इन्होंने तो जानकारी दी कि यहाँ एक सभ्यता है, ठीक है,
किसने? एलपी टेसीटोरी ने तो ये कहा कि यह एक सभ्यता है, इसकी जानकारी दे दी, लेकिन खोज करने वाला सबसे पहला व्यक्ति था, वो कौन था? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। और कब की थी? 1952 के अंतर्गत की थी। 1952 में खोज किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष के द्वारा की गई। ठीक है, फिर उसके बाद इसका उत्खनन यानी इसकी खुदाई किसके द्वारा की गई? इसकी खुदाई किसके द्वारा की गई? तो इसकी खुदाई की गई 1961 से 62 के अंतर्गत। और किसने की थी? दो व्यक्ति थे, एक बीबी लाल और एक बीके थापर। बीबी लाल और बीके थापर। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता सिंधी भाषा का शब्द है। काले रंग की चूड़ियाँ, इसका अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, ये जिला मुख्यालय के कहाँ है? ये दक्षिण पश्चिम के अंदर है। इसके खेत कहाँ हैं? दक्षिण पूर्व के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हम देखें कि सबसे पहले इसकी जानकारी देने वाला व्यक्ति कौन था? एलपी टेसीटोरी। इसकी खोज किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष के द्वारा। कब की गई? 1952 के अंतर्गत की गई। ठीक है, फिर उसके 1961 और 62 के अंदर बीबी लाल और बीके थापर, दो व्यक्तियों ने क्या किया? इसका उत्खनन यानी इसकी खुदाई करनी स्टार्ट कर दी। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी आगे जो नेक्स्ट कालीबंगा सभ्यता है उसके आगे हम कल रेगुलर रखेंगे। ठीक है, तो देखिए एक बार हम पीछे का जो दौरा लेते हैं कि हमने पीछे क्या क्या पढ़ा है। एक बार रुकिए, पीछे का हमने क्या पढ़ा था? आज हमने सबसे पहले इतिहास हिस्ट्री जो शब्द है कहाँ से लिया गया है? हिस्टोरिया से लिया गया है, जो क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, इतिहास का जो स्टोरीज यानी स्टोरीज शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला था कौन था? आपके हेरोडोटस, जो क्या है? विश्व के इतिहास का जनक कहा जाता है। भारत के इतिहास का जनक कौन है? वेदव्यास है। और आपके राजस्थान के इतिहास का जनक हम किसे कहेंगे? कर्नल जेम्स टोड को, जिसको हम घोड़े वाला बाबा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि इतिहास जो है, इतिहास शब्द का जो सर्वप्रथम कौन से वेद के अंतर्गत हुआ है? तो अर्थवेद के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो कालखंड है, कालखंड कितने कालखंडों में हम विभाजित करके इतिहास का अध्ययन करते हैं? तो हम 3 कालखंडों के अंतर्गत इसको विभाजित करके हम हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। कौन कौन से? एक आपका प्राग ऐतिहासिक काल, एक आपका आधे ऐतिहासिक काल और फिर आपका एक ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या आता है? पाषाण काल आता है। और आपके आधे ऐतिहासिक काल के अंदर सिंधु सभ्यता और आपकी वैदिक सभ्यता आती है। ठीक है, और आपके जो ऐतिहासिक काल है वहाँ हम क्या पढ़ते हैं? महाजनपद पढ़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसके जो 2 आपके पुरातात्विक अवशेष और लिखित प्रमाण 2 पॉइंटों के अंदर हमने इसका अध्ययन किया था, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हैं, आधे ऐतिहासिक काल के भी प्राप्त हैं और आपके ऐतिहासिक काल के भी प्राप्त हैं। जो लिखित प्रमाण है वो प्राग ऐतिहासिक काल के प्राप्त नहीं हैं और आपके आधे ऐतिहासिक काल के प्राप्त तो है, लेकिन हम इसको पढ़ नहीं सकते हैं। ऐतिहासिक काल के प्राप्त है जिसको हम पढ़ भी सकते हैं। फिर हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा था। आपका कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आग की खोज हो गई थी और शिकार करना जानने लग गए थे और होमोसेपियंस मानव का उद्भव हो गया था। और आपके मध्य पाषाण काल के अंतर्गत क्या है? कृषि तथा पशुपालन से परिचित हो गए थे। ठीक है, जबकि उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण में पहिए की खोज हुई थी। और उसके बाद हमने कालीबंगा सभ्यता, जो हमने काली, इसका अर्थ काली चूड़ियाँ, और ये कौन सी? सिंधी भाषा से लिया गया है, सिंधी भाषा का ये शब्द है। ठीक है, इसकी सर्वप्रथम जानकारी देने वाला कौन था? एलपी टेसीटोरी। और आपका इसकी खोज करने वाला अमलानंद घोष। और कब की गई? 1952 के अंतर्गत। जबकि इसकी उत्खनन किसके द्वारा किया गया? 2 व्यक्ति थे, बीबी लाल और बीके थापर। 1961 से 1962 के अंतर्गत इसका खोज करना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह से आगे के वीडियो भी मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और एक बार इसको रिवाइज जरूर कीजिए। हम इस तरह से पढ़ेंगे कि क्लास में ही हमको सब कुछ याद हो जाए, दोबारा से सिर्फ हमको एक रीडिंग लगाने की ज़रूरत हो। ठीक है, ओके, टेक केयर।